पहले खबर जोशीमठ से, जहां पर बीआरओ ने भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया है। मलारी हाईवे पर मार्च की सुबह को जमकर बर्फ पड़ी, जिसके चलते यातायात ठप हो गया। वहीं ग्लेशियर के टूटने से सड़क पर बर्फ जमा थी, जिसके बाद बीआरओ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बर्फ हटाकर रास्ते को आवाजाही के लिए खोल दिया। हालांकि अभी सीमावर्ती क्षेत्रों में केवल सेना के जवानों की आवाजाही ही है। वहीं बर्फबारी के बाद से नीति घाटी के वादियों की बहुत सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी और देवदार के वृक्ष दिखाई देंगे, हिमशिखर दिखाई देंगे। ये बर्फ से लकतक ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्वर्ग के समान सुंदर लग रहे हैं और हर किसी की इन तस्वीरों को देखने के बाद यही इच्छा कि काश हम भी वहां पर होते, काश ये वीडियो हम बना रहे होते, कि काश हम इन पलों को जी पाते। जो तस्वीरें दिख रहे हैं, लोगों की इच्छा होती है काश वहां पर होते हैं। ये दिव्य तस्वीरें सुबह सुबह हम आपको इस बुलेटिन में दिखा रहे हैं और ये बर्फबारी के बाद की पहली तस्वीरें हैं, सड़क खुलने के बाद की पहली तस्वीरें, और ये नजारा आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत आज रामनगर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम वानिकी दिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया है, उसका हिस्सा बनेंगे। वानिकी दिवस का ये कार्यक्रम आमडंडा के वन निगम परिसर में होगा और इसके साथ ही सीएम गर्जिया मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बेहद प्रसिद्ध मंदिर गर्जिया मंदिर, और दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। जो रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है गर्जिया माता मंदिर, और गर्जिया माता मंदिर में भी विशेष तैयारियां मुख्यमंत्री के आगमन से पहले, उनके दौरे से पहले विशेष तैयारियां की गई, क्योंकि पहला दौरा है। रामनगर का एक क्षेत्र कुमाऊं के हिस्से में आता है और इस हिस्से में आएंगे मुख्यमंत्री। ये उनका रामनगर का पहला दौरा और कई कार्यक्रम उनके यहाँ रखे गए हैं और कार्यक्रमों का हिस्सा बनना है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंच रहे हैं, इसलिए लोगों में भी उत्साह है, लोग भी उत्साहित हैं और कुछ तस्वीरें हमने तैयारियों की आपको दिखाई भी हैं और किस किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ आहटें हैं अभी वहां पर मुख्यमंत्री के पहुंचने की, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं रामनगर से। दानिश, और कितना इंतजार, अब से कितनी देर बाद मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे, और दर्शकों को बताएं कि कितनी देर रुकेंगे रामनगर में, कहां कहां जाने वाले हैं, क्या क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, सब बताएं। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग 11 बजे रामनगर पहुंचेंगे। उसके बाद वन विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां वन प्रहरियों को उनके द्वारा 30 के करीब बाइकें प्रदान की जाएंगी, जिनसे वन प्रहरी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व व उसके आसपास के जंगलों में गश्त करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री उसके बाद गर्जिया माता मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी में दरारें पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर के स्थानीय लोग काफी समय से मांग कर रहे थे कि इसको ठीक करा जाए, उसका भी निरीक्षण करेंगे और उसके लिए एक बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री। इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं रामनगर को लेकर के कुछ और बड़ी घोषणाएं करने की संभावना है। जी राजीव, क्या कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम भी उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ किसी तरह की कोई मीटिंग या जन संबोधन रामनगर में आकर हो सकता है क्या उनका? बिल्कुल, देखिए जन संबोधन भी करेंगे मुख्यमंत्री यहाँ पर। साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं के घर भी जाने का उनका कार्यक्रम है, उनके साथ चाय पे चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का ये पहला कार्यक्रम है रामनगर का, क्योंकि यहाँ से सांसद भी हैं पौड़ी से वो, और रामनगर के सांसद संसदीय क्षेत्र पौड़ी में आता है, तो उनका पहला दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद। इसको लेकर के स्थानीय कार्यकर्ता भी बेहद खुश है और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सुबह से ही लाइन लगा करके कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी दानिश, नजर बनाए रखें आप मुख्यमंत्री के इस दौरे पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रामनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और विशेष तैयारियां वहां पर हैं और गर्जिया माता मंदिर भी मुख्यमंत्री को जाना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पर चाय पर चर्चा भी कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, देहरादून में भी सीएम तीरथ सिंह रावत के कई कार्यक्रम हैं। विकास नगर के बुलाकीवाला तप्पड़ में कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे सीएम। कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ करना है बुलाकीवाला तप्पड़ में। शाम को 7 बजे देहरादून में होली मिलन कार्यक्रम है, उसका भी हिस्सा वो बनेंगे। दरअसल पहाड़ों में होली से कई दिनों पहले से जो होलियार हैं वो होली खेलते हैं और ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की जगहों की परंपरा है। जो वहाँ के गीत हैं, लोक गीत हैं, होली पर जो आधारित होते हैं, उन गीतों को गाया जाता है। हर एक गांव में जो होलियार की जो एक टोली होती है वो अलग अलग गाँव में जाते हैं और ये होली खेलते हैं और सभी को शुभकामनाएं देते हैं, रंग गुलाल लगाए जाते हैं। यही वजह है कि होली से पहले, महीने भर पहले से होली की शुरुआत उत्तराखंड में हो जाती है और इसी तरह का होली मिलन कार्यक्रम आज
शाम को 7 बजे देहरादून में। हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सिलसिलेवार विनोद, दर्शकों को बताएं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम देहरादून में जो है। जी राजीव, देखिए वैसे तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज नैनीताल का है, जहां पर वो तमाम जैसे हमारे सहयोगी दानिश खान ने बताया कि वो प्रहरियों को मोटर बाइकें भी आज प्रदान करेंगे और तमाम अन्य अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। उसके बाद में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम देहरादून के विकास नगर क्षेत्र का है, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उसके बाद में कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो होली मिलन के कार्यक्रम हैं, फूलों की होली है, ऐसे तमाम देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के रखे गए हैं। लिहाजा आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आज रामनगर का है, यानी नैनीताल का है। नैनीताल के बाद में सीधे तौर पर वो करीब 3 बजे देहरादून के विकास नगर पहुँचेंगे। उनका एक कार्यक्रम विकास नगर में है और उसके बाद में कई कार्यक्रम होली मिलन के भी हैं। तो लिहाजा आज मुख्यमंत्री का कई कार्यक्रम है, जिसमें लेकर कुमाऊं से लेकर देहरादून तक के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें आज मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। जी विनोद, आप हमारे साथ बने रहे, आगे हम आपके पास लौट रहे हैं। तो मुख्यमंत्री करीब 3 बजे वापस जब देहरादून लौटेंगे तो देहरादून में उनके कई कार्यक्रम है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर बढ़ता है कि बढ़ते कोरोना केसेस के बीच में इस तरह के होली के समारोह क्या सही है? आगे बढ़ते हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। शनिवार को बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई और बैठक में विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया, जिसमें 6 दावेदारों के नाम सामने आए हैं। अब हम उन 6 दावेदारों के नाम आपको बता रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना का नाम भी इन दावेदारों में शामिल है। तो वहीं दिनेश मेहरा जो कि बड़े लीडर हैं, यशपाल रावत का नाम सामने आ रहा है, गिरीश कोटनाला का नाम सामने आ रहा है, प्रताप रावत का भी नाम सामने आ रहा है, तो राधा रमन का भी नाम तय किया गया है। 6 नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि सल्ट विधानसभा सीट पर बीजेपी किस प्रत्याशी को उतारेगी, किसे प्रत्याशी बनाएगी, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और आपको बता दें 17 अप्रैल को सल्ट विधानसभा का उपचुनाव होना। जो नाम दिए हैं उसमें 6 नाम वहाँ से आए हैं। उन 6 नामों को हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को भेज रहे हैं, फिर सब उस आधार पर हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। सल्ट पर हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। वहाँ सुरेंद्र सिंह जीना जी ने जो काम किए हैं, लोगों में एक भावना है और लोगों में उनके प्रति एक विश्वास है कि उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। इसलिए लोगों के मन में जो विश्वास है, तो कहीं ना कहीं एक जो क्षेत्र में एक विश्वास है, उस विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए, ऐसा भी हम लोगों ने बातचीत में चर्चा की है। सल्ट का उपचुनाव है और उसी विषय में सब चर्चा हुई है और पार्टी बिल्कुल निश्चित है। हम लोग पास फीडबैक भी है कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से, अच्छे मेजॉरिटी से जीते। विजय बाबू, उनको आपने सुना और उन्होंने कहा कि क्लियर मेजॉरिटी से हम जीत रहे हैं। विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। विनोद, 6 नाम ये तय हो गए, इन 6 में से कोई एक ही प्रत्याशी बनेगा, लेकिन इन 6 में रेस में सबसे आगे कौन चल रहा है? जी राजीव, देखिए वैसे तो ये सल्ट उपचुनाव विधानसभा का होने जा रहा है, तो नए प्रदेश के मुख्यमंत्री और नए ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का समय है और परीक्षा का चुनाव है। लिहाजा कल कोर ग्रुप की बैठक देहरादून में हुई, 6 नामों पर मंथन हुआ और जो 3 सदस्यीय दल की कमेटी ने अब 6 नाम सौंपे हैं कमेटी को, तो उसमें सबसे संभावना अगर जताई जा रही है तो सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्हीं के प्रति जो वहाँ का क्षेत्र है, उनके वहाँ के लोगों के एक प्रति सहानुभूति है, संवेदना है और तमाम ऐसे ज़मीनी नेता के तौर पर उनको जाना जाता था और उनका कोरोना के चलते निधन हुआ था। तो समाज का और वहाँ के जो स्थानीय जनता है उनका उन परिवार के प्रति एक संवेदना है और सहानुभूति भी है। कोर ग्रुप की बैठक में 6 नामों पर एक प्रस्ताव रखा गया है और 6 नामों को अब यानी कल आलाकमान के समक्ष रखा जाएगा, तभी किसके नाम पर मोहर लगती है वो देखना, थोड़ा इंतजार करना उस बात का होगा। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को यहाँ से चुनाव लड़वाया जा सकता है। और ये भी मैं बताऊं कि करीब आपको ये भी बताऊं, जिस तरह से 3 सदस्यीय दल उस जगह पर उस सल्ट में पहुंचे थे तमाम लोगों के साथ में, यानी अन्य 6 अलग अलग लोगों के साथ में उन तीनों लोगों ने रायशुमारी की थी आखिरकार किसको ये जिम्मेदारी दी जाए। अब उस कमेटी ने कोर ग्रुप की बैठक
में अपने ये 6 नाम दे दिए हैं। उसमें सबसे ऊपर अगर नाम आता है तो महेश जीना का बता रहे हैं कि सबसे आगे नाम उनका उनका चल रहा है। हालांकि 6 नामों पर जो है सहमति जरूर बनी है, उनमें से किसी एक का चयन होना है। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो महेश जीना का नाम, जो कि सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और जीतता कौन है इसका आखिरी फैसला केंद्र को लेना। अब आगे बढ़ रहे हैं। रामनगर में आज किसान महापंचायत का आयोजन और हजारों किसान शामिल हो सकते हैं। रामनगर में किसान महापंचायत और उत्तराखंड के अलावा यूपी के किसान भी इसमें आ सकते हैं। किसानों की महापंचायतें हो रही हैं और इसी कड़ी में रामनगर में किसानों की महापंचायत और हजारों किसान, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसमें शामिल होंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार दौरे के दरमियान कुंभ के कार्यों की समीक्षा की। सीसीआर भवन में मुख्यमंत्री ने कुंभ से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस दौरान अधिकारियों से कुंभ से जुड़े हुए कामों की जानकारी ली गई। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। कुंभ के निर्देश दिए गए कि जो आधे अधूरे कार्य पड़े हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, मुख्यमंत्री के निर्देश। हरिद्वार में सीएम तीरथ सिंह रावत ने सबसे पहले सीएम ने जो है मां गंगा की पूजा अर्चना की और इस दौरान सीएम ने मां गंगा से राज्य के सुख समृद्धि की प्रार्थना की और उसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत सीधे मीडिया सेंटर पहुंचे, जहां सीएम ने कुंभ के 130 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन की बात कही। फिर से सारे अखाड़ा परिषद खुश थे और इतना ही नहीं तो जो हमारा व्यापारी था, जो हमारा बिजनेस क्लास थे और जो कई वर्षों से सोचे हुए थे कि कुंभ आएगा, किसी ने गंगा जली तैयार की थी, किसी ने धूप तैयार किया था, किसी ने दीप तैयार किए थे, किसी ने मालाएं तैयार की थी और उसको लगता था कि अब कुंभ में लोग आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा जो वातावरण बना था वह भी साफ हो गया और वो लोग भी खुश हैं कि आज कुंभ नहाने आ रहे हैं तो मेरा भी सामान पूरी तरह उठेगा और उठ रहा है। प्रधानमंत्री जी बार बार आगाह करते हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, हाथ बार बार धोएं। इस गाइडलाइन का पालन करते हुए कुंभ नहाएं। कुंभ नहाने में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं और वो भव्य दिव्य हो, इसके लिए आज कई योजनाओं का भी लोकार्पण हुआ। शनिवार को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान निशंक ने कहा कि कोरोना काल में महाकुंभ हो रहा है, इसलिए इसे शांतिपूर्वक और सुरक्षित रखना जरूरी है। निशंक ने कहा कि कुंभ को लेकर सभी तैयारियां अच्छे स्तर पर की गई हैं, जिससे यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। निशंक ने कुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वो सुरक्षित कुंभ के लिए कोरोना के सभी नियमों का पालन करें। अच्छी तैयारियां हो रही हैं और अभी देखिए मीडिया सेंटर भी पूरा तैयार हो गए। ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बना है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोरोना काल की इन विषम परिस्थितियों में भी जो तैयारियां हो रही हैं उसके बहुत अच्छा इस कोरोना का लगता है कि आज हमारे सामने जो कुंभ की चुनौती थी वो हमने जिस प्रकार से स्वीकार किया, सरकार ने स्वीकार की है। आज तमाम श्रद्धालु चाहे पूरे हमारे उत्तराखंड के होंगे, देश के होंगे, विश्व के होंगे, सब लोग आज उस जो हमारा बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है कुंभ, उसमें आने को अब तैयार हैं। आने भी। और इस बीच में एक बड़ी खबर, आज हरिद्वार में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। कुंभ के कार्यों का जायजा भी लेंगे अनिल बलूनी। राज्यसभा सांसद, उत्तराखंड से ही राज्यसभा सदस्य है, हरिद्वार में है और कुंभ के कार्यों का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो आज हरिद्वार जाएंगे राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए। अजीत, कितने बजे हरिद्वार पहुंचेंगे अनिल बलूनी, क्या क्या कार्यक्रम है, बताएं। राजीव, देखिए मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि वो कल देर शाम हरिद्वार पहुंच गए थे और वो अभी हरिद्वार में ही है। और वैसे तो उन्होंने अपने इस दौरे को बहुत निजी दौरा बताया है, वो परिवार के साथ हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, सांसद हैं, बड़े नेता हैं, तो उनका जब बड़े नेता जब आते हैं तो उनका कोई निजी प्रोग्राम नहीं रह जाता। उसके अलावा फिर उनका मिलने जुलने का प्रोग्राम भी रहेगा। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, वहाँ से जो हरिद्वार से विधायक हैं वो भी उनसे मिलेंगे। और मुझे लगता है कि जैसी सूचना मिल रही कि मदन कौशिक भी उनसे मिलने जाएंगे। और
आज दिन भर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में वो अपना पूरा दिन बिताने वाले हैं। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलेंगे और फिर वो शाम को दिल्ली लौट जाएंगे। जी राजीव। जी अजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल से ही हरिद्वार में है अनिल बलूनी और आज कुंभ के कार्यों का निरीक्षण करेंगे और खुद भी देखेंगे कि कुंभ के कार्य किस गति से चल रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। बीते 24 घंटों में कोरोना के 43,000 से ज्यादा केसेस आए देश में। देश का कोरोना का आंकड़ा ये हम आपको बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा केसेस आए हैं और अब इसको कोरोना की सेकेंड वेव भी कहा जा रहा है। 197 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटे में और एकाएक ये उछाल और अचानक उछाल इसने चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि एक वक्त कोरोना की जो रफ्तार थी बेहद कम हो चली थी और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि स्थितियां पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन अब एकाएक केसेस बढ़ने से चिंताएं बढ़ गई हैं। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाए जाने का विरोध हो रहा है और इसी पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का भी बयान आया है। बंशीधर भगत ने कहा कि गैरसैंण कमिश्नरी खत्म किए जाने पर पुनर्विचार किया जाए और अगर जरूरी लगा तो इसे खत्म किया जाएगा। बंशीधर भगत ने गैरसैंण को जिला बनाने की इच्छा जताई है। मेरी भी राय है कि गैरसैंण को जिला बना दें तो अच्छा विकास होगा वहाँ का। कमिश्नरी के मामले में हम बैठ के विचार करें। मेरी भी राय है कि गैरसैंण को जिला बना दें तो अच्छा विकास होगा वहाँ का। कमिश्नरी के मामले में हम बैठ के विचार करें। नैनीताल के पर्यटक स्थल मुक्तेश्वर में लगातार 3 दिनों से पानी नहीं आने की वजह से लोगों को, बच्चों को परेशान होना पड़ रहा और इस बीच में सड़क पर फिर धरना देना पड़ा। महिलाओं और युवाओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पानी आने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। महिलाओं का कहना है कि पिछले कई महीनों से इलाके में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं मुक्तेश्वर बाजार इलाके से सटे जंगल में भड़की आग पर काबू पाने के लिए घरों और होटलों में स्टोर पानी का इस्तेमाल किया गया। से हमारे वहाँ की लाइन इतनी खराब है, कभी कोई देखने नहीं आया। अगर हम इन्हें फ़ोन करके बुलाते भी हैं तो ये लोग हमसे बदतमीजी से बात करते हैं और ना ही हमारा फ़ोन रिसीव करते हैं। कभी पानी की तो आप पूछिए मत, कभी बिल्कुल पानी नहीं आता और कभी किसी को देते हैं पानी। हमारे लाइनों में तो अभी तक कोई पानी नहीं चला है। 5 महीने हो गए हमें कनेक्शन लिए हुए और लाइनों की हालत इतनी ख़राब है, जगह जगह से टूटी हुई हैं लाइनें। कभी कहीं से पानी बहता है, कभी कहीं से पानी बहता है और दूसरे ने क्रैम्पिंग करके ये कनेक्शन दिए हैं, उसकी वजह से भी पानी बिल्कुल नहीं है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघ का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। ढीला रेंज में 15 मार्च को बाघ का शव मिला था और उसी जगह पर दूसरे बाघ का कंकाल मिलने से कई सवाल खड़े हुए। बाघ की उम्र करीब 6 साल बताए जा रहे हैं। मौत के कारणों को अब जानने के लिए बाघ के कंकाल का पोस्टमार्टम किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आज एक बाघ की डेड बॉडी मिली है, उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उसी क्षेत्र में अभी कुछ दिन पूर्व भी एक और टाइगर की डेड बॉडी मिली थी, तो इन दोनों के बीच में लिंक भी निकालने की प्रयास किया जा रहा है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई इनफाइटिंग हुई है। तो इन सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए इस केस भी दर्ज किया गया है। इसकी गहन छानबीन की जा रही है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम से भी जो भी जानकारी निकलेगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।